चलिए आज हम लोगों ने स्टार्ट करना एक नया टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। राइट, तो सभी अपने कॉपी पर हेडिंग दे सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। जरा पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या। राइट, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनिएगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किसी चीज़ का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, कोई गुड्स या कोई पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे ये देखना होता है कि मैं अगर कोई एडिशनल यूनिट्स अगर बनाता हूँ तो मेरा बिजनेस या मेरा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या नहीं है। राइट, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डेयरी के बिजनेस वालों का। राइट, एक डेयरी बिजनेस वाला है, ठीक है, जिसके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। राइट, जैसे अगर मैं वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जैसे बेचने के लिए मिल्क अवेलेबल है। राइट, उसके अलावा आपके पास पनीर अवेलेबल है, उसके अलावा आपके पास कर्ड दही अवेलेबल होगा। राइट, उसके अलावा आपके पास घी अवेलेबल होगा। तो ऐसे आपके पास क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस भी क्या होंगी, अलग अलग होंगे। राइट, जैसे कि मिल्क की बात करूं, हो सकता है ये 60 रुपीज़ लीटर बिकता हो। इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, पर लीटर वाइज। पनीर है तो से मैं बोलता हूँ पनीर की कॉस्ट 350 रुपीज़ के है, क्योंकि पनीर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, के में। उसके अलावा कर्ड, इसको भी शायद कुछ लोग लीटर में बेचते होंगे, कुछ लोग केजी के हिसाब से बेचते होंगे, तो से मैं बोलता हूँ कि ये भी आप लोगों का 80 रुपये के चल रहा है। राइट, उसके अलावा घी की बात करूँ तो से ये भी मैं बोलता हूँ 500 रुपये के चल रहा है। तो मैंने आप लोगों के सामने सेलिंग प्राइस डिस्कस किया। एक डेयरी बिजनेस वाले के पास अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। राइट, अब क्या हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल के लिए एक महीने में मैं उसका मंथली सेल के यूनिट्स बताता हूँ कि एक महीने में उसने एक एग्जाम्पल के लिए 500 लीटर दूध बेचा। राइट, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जानी चाहिए उसकी, 1 लीटर दूध 60 रुपये में बेचता है, तो 500 लीटर दूध कितने में बेचा होगा, 30,000 रुपये में। करेक्ट। अच्छा, उसी तरीके से पनीर की बात करूँ तो टोटल 100 के उसका पनीर बिका एक महीने के अंदर। ठीक है, तो कितना हो जाता है आपका 35,000। और दही की बात करूं तो दही भी उसका लगभग 100 के के आसपास का एक महीने में दही सेल हो गया, मतलब कि 8,000 रुपये का दही सेल हो गया। और घी की भी बात करूं तो लगभग 40 किलो के आसपास का घी सेल हो गया। राइट, 40, तो ये लगभग कितना हो जाएगा आपका 20,000। तो टोटल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो इसका जो टोटल सेल निकलता है वो कितना निकलता है, ये 20,000, ये 30, 50,000, 50 और ये 35 हो गया आपका 85 और 93,000 का टोटल सेल हो गया क्या। यानी एक महीने में वो डेयरी बिजनेस वाला 93,000 का सेल करता है। लेकिन जब ये सेल करता है तो भाई उसको खर्चे लगे होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, ये दूध हो सकता है वो डायरेक्टली या तो खुद की फार्मिंग होंगी तो खुद प्रोड्यूस करवाता होगा अपने ही फार्म से, या फिर किसी से खरीद कर लाता होगा, परचेज कॉस्ट लगती होंगी। राइट, तो इस सेल करने के लिए 2 प्रकार के खर्चे लगे होंगे। एक खर्चे जो हर एक यूनिट के हिसाब से बदलेगा, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जैसे दूध रेडीमेड खरीद के लाता हूँ तो हो सकता है 40 रुपये लीटर मिलता होगा, अगर डायरेक्ट फार्मर से खरीद के लाता हूँ तो वो कैसी कॉस्ट हो गई, वेरिएबल मतलब ऐसा खर्चा जो पर लीटर वाइज, पर केजी वाइज बदले। 1 किलो के पीछे आप मतलब हर क्वांटिटी के पीछे आपकी कॉस्ट बदल रही है, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट। तो से मैं बोलता हूँ कि इस 30,000 के पीछे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा वो करना पड़ा 20,000 रुपये का। कितना, 20,000 रुपये का। राइट, उसी तरीके से पनीर के पीछे जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा वो करना पड़ा 40,000 रुपये का। राइट, वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा इस कर्ड के पीछे टोटल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा 6,000 रुपये का, और एक घी के पीछे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा 18,000 रुपये का। तो अभी हमने कौन से खर्चे, चलिए, तो हमारे पास ये सेल प्राइस था और इस सामान को बेचने के लिए कितने रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, हमने वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं अपने वेरिएबल खर्चों को माइनस करूँ तो हमें एक प्रॉफिट मिल जाता है। इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी आपके बिजनेस का ये नेट प्रॉफिट नहीं निकला है,
अभी तो सिर्फ आपने क्या माइनस किया कि भाई मैं 30,000 रुपये का दूध बेचता हूँ, जबकि दूध खरीदने में 20,000 का खर्चा आता है। मैं कुल मिलाकर 35,000 का पनीर बेच रहा हूँ, लेकिन पनीर बनाने में ही 40,000 का खर्चा आ जाता है। शायद आपने पनीर बनाते समय प्रॉपरली कॉस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया होगा, कॉस्टिंग ज़्यादा आ गई और बिका मार्केट के हिसाब से कम प्राइस में। करेक्ट। सो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है लाइक 10,000 का प्रॉफिट था, इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या इसी को एक और नाम दे सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी इस प्रोडक्ट ने हमारे प्रॉफिट में 10,000 का कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा, पनीर जो प्रोडक्ट था इसने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उल्टा लॉस आ गया इस प्रोडक्ट में। हमें कितने का? 5,000 का क्या आ गया? लॉस आ गया। इसी तरीके से जो कर्ड मतलब कि जो दही था उसमें 2,000 का प्रॉफिट आ गया, और जो घी था उसमें भी 2,000 का प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं कुल नेट ऑफ करके देखूँ तो 10,000 प्लस 2,000 प्लस 2 14,000 माइनस 5,000, मतलब कि 9,000 का टोटल हमें क्या नज़र आ रहा है? प्रॉफिट नज़र आ रहा है। राइट। अच्छा, इसकी भी टोटल मार दूँ कॉस्ट तो 20,000 प्लस 40,000 60,000, 60 प्लस 18 70 8,000 और ये 9,000, मतलब कि 84,000 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। ये क्या थी? आपकी टोटल सेल प्राइस। ये क्या थी? आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या निकल गया? आपका कंट्रीब्यूशन। ये टोटल में निकल रहा है। ये जो मैं निकाल रहा हूँ कैसे निकाल रहा हूँ? टोटल में निकाल रहा हूँ। यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट वाइज पहले दिया। उसके बाद अब मुझे बताओ, धंधे में सिर्फ इतने ही खर्चे लगते हैं या और भी खर्चे लगे होंगे? और भी लगे होंगे, जैसे कि दुकान किराए पर होंगी तो किराया लग रहा होगा, एक आधा राइट इलेक्ट्रिक बिल होगा, या फिर वर्कर्स काम करते होंगे तो उनकी सैलरी वेजेस होंगी। तो मैं बोलता हूँ अदर फिक्स्ड कॉस्ट लगती है आपके धंधे के अंदर। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट जो लगती है वो तो एक एक प्रोडक्ट वाइज नहीं लगती होंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि दूध के लिए हमने अलग से रेंट पे बिल्डिंग लिया होगा, दही को अलग बिल्डिंग में रखते होंगे, घी को अलग बिल्डिंग में रखते होंगे। भाई सारा तो एक ही दुकान में माल रख रहा होगा, तो रेंट तो एक ही साथ जा रहा है ना सबका मिला के। तो रेंट इंडिविजुअल लगेगा क्या? जैसे बोले दही के लिए अलग से रेंट लग रहा है, दूध के लिए अलग से रेंट लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो हमने सारा एक क्या कर दिया है? कमरा किराए पर ले लिया है। से मैं बोलता हूँ उस रूम का रेंट या उस पर्टिकुलर दुकान का किराया 5,000 रुपये रहा होगा, एक ऑन एन एवरेज, और आप एक 2,000 रुपये का लड़का क्या रखते हो? काम पर रखते हो। राइट। तो ऐसा करके टोटल में लाके मैं बोलता हूँ 7,000 की आपको कौन सी कॉस्ट लग जाती है? फिक्स्ड कॉस्ट। 7,000 की कौन सी कॉस्ट लग जाती है? फिक्स्ड कॉस्ट। राइट। तो हमारे पास 2,000 रुपये महीने का बचता है। ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। राइट। हमारे पास एट द एंड पूरा ये डेयरी बिजनेस है, एट द एंड सब काट पीट के आखिरी में कितना बच रहा है? 2,000 रुपये हमारे पास बच रहा है। नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है हमारे पास? 2,000 रुपये का। तो अब आपको डिसीजन लेना है, क्या ये धंधा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इस धंधे में कुछ करेक्शन होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए, या किसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब आपको धंधे से संबंधित यहाँ पर क्या करना है? डिसीजंस लेना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इन शॉर्ट आपको बिजनेस के अंदर क्या करना है? क्या आपने और कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए? क्या कोई बिजनेस या कोई प्रोडक्ट लाइन को बंद कर देना चाहिए? राइट। तो आपको यहाँ पर इन शॉर्ट डिसीजंस लेना है। ये पूरा चैप्टर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है और पूरे डिसीजन आपके बिजनेस से रिलेटेड रहने वाले हैं। करेक्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पर हमारे सामने अब ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। पहला क्वेश्चन मार्क ये, क्या मैंने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या शट डाउन कर देना चाहिए? राइट। तो शट डाउन करना चाहिए या बिजनेस चलने देना चाहिए? सुनिए, अगर मैं बिजनेस को शट डाउन कर दूं तो भाई ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2,000 उतना ज़्यादा, ठीक है, 2,000 में मेरे को कुछ बच नहीं रहा है, बोले 2,000 इतनी मेहनत करके भी बचा रहा हूँ, उससे बड़े धंधा बंद कर दूँ। अगर धंधा बंद भी कर देते हो तो ये फिक्स कॉस्ट जो लग रही है भाई, फिक्स कॉस्ट, हाँ अगर आप पूरा ही शट डाउन पूरा ही खत्म कर दो तो बात अलग है, नहीं तो ये 7,000 तो वैसे भी कॉस्ट बैठना ही है। अगर आप अपने प्रोडक्ट बेचना बंद कर दोगे तो फिक्स कॉस्ट तो लगना ही है। अगर कोई आपके पास वर्कर है या आपका जो रेंट अगर लिया हुआ बिल्डिंग है तो फिक्स कॉस्ट तो इनकट होना ही है, आप प्रोडक्ट बेचो या ना बेचो। अगर हाँ आप पूरा तथास्तु ही कर रहे हो बिजनेस को तो शायद आपको कॉस्ट नहीं लगेंगी। करेक्ट। लेकिन जो आपके पास ये 2,000 कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी तो खो जाएंगी। करेक्ट। तो आप लोगों को अब कैसे डिसीजन लेना है कि आपने बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आपने ना अपने बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन निकाल के देखना चाहिए। तो मैं आपको हर एक प्रोडक्ट का ना एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दिखा रहा हूँ, जिसको हम एक नाम देंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं? PVR। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको चेक करना चाहिए कि किसका PVR ज़्यादा है, मतलब जिस
प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, तो उसका कमाने का रेशो भी ज़्यादा निकलेगा। तो सर ये रेशो निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को निकालना कैसे है? तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को निकालना है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे धंधे का मार्जिन कितना है, हम कितना % प्रॉफिट कमाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच के, राइट। तो हमने कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, तो हमें क्या पता चल गया, हमारा कंट्रीब्यूशन, राइट। क्या पता चल गया हमें, हमारा कंट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ हमारे मिल्क में कंट्रीब्यूशन कितना आया था, 20,000 का, सॉरी 10,000 का। यह है मिल्क का कंट्रीब्यूशन, जबकि सेल कितने में हुआ है मिल्क, 30,000 में। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100। तो अगर मैं बात करूं तो 10,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100, तो जो मिल्क है ना, आपको 1 लीटर बेचने पर 33.33% का प्रॉफिट मार्जिन कमा के देता है। यानी आप 1 लीटर दूध बेचते हो, मतलब अगर आप 100 रुपये का दूध बेचते हो ना, तो उसके पीछे आप 33 रुपये 33 पैसा कमा लेते हो। मतलब इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 33.33% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। चलो पनीर की जरा बात करें, तो पनीर में तो लॉस आ गया, पनीर तो प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है। 5,000 का उसमें क्या आ चुका है, लॉस आ चुका है। तो -5,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, तो जो आपका पीवीआर निकलेगा -5,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 35,000 का सेल है, सॉरी 35,000 का सेल है, तो डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू 100। तो आपको पनीर का जो बिजनेस है ना, वो 14% का नुकसान दे रहा है, 14.28% का ये नुकसान दे रहा है आपको। कौन सा बिजनेस, पनीर का। वहीं पर अगर मैं बात करूं दही के बिजनेस की, तो 2,000 का कंट्रीब्यूशन है और 8,000 का सेल है, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100। तो अगर मैं दही के बिजनेस की बात करूं तो 2,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, मतलब कि 25% का आपको प्रॉफिट बनाकर देता है दही। मतलब 100 रुपये का दही बेचोगे तो 25 रुपये कमाई होंगी, राइट। जबकि दूध 100 रुपये का बेचोगे तो 33 रुपये की कमाई होंगी। तो अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो दूध ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था आपका। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। चलिए उसके अलावा लास्ट हमारे पास था घी, राइट। एक और प्रोडक्ट था हमारे पास घी। तो अगर हम घी 20,000 रुपये में बेच रहे हैं, हमें 2,000 का मुनाफा हो रहा है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, मतलब कि कितना %, 10%। तो अगर मैं एनालाइज करूं तो मेरे पास जो मैं रेटिंग अगर करूं तो मेरा सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो है मिल्क। ये मैं इसको हाई रेटिंग करूंगा बिकॉज ये मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देता है। तो मेरा जो मेन प्रोडक्ट है या जो मेरा हाई मार्जिन प्रॉफिट कमाने वाला प्रोडक्ट है वो है मिल्क। तो जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा मैंने फोकस उस पर ज़्यादा करना चाहिए। तो मेरा फोकस ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट पे रहेगा, मिल्क पे रहेगा। हम 500 की जगह उसको और ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट मार्जिन बनते जाएगा, क्योंकि ये जो पीवीआर है ये हाइयर है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा पनीर का बिजनेस है उसको क्या कर दें, हम शट डाउन कर दें, बंद कर दें। हाँ, अगर कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है तो पहली कोशिश होगी कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट में लाने की। और अगर प्रॉफिट में आने लायक सिचुएशन नहीं है पनीर की, तो पनीर के बिजनेस या उस प्रोडक्ट को ही डिसकंटिन्यूड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये पनीर को बेचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस पनीर की वजह से बाकी जो प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट भी कम हो गया। किसकी वजह से? पनीर की वजह से। तो पनीर हमें जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव टर्म्स में प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए पनीर के बिजनेस को यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, पनीर को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, दही की बात करूँ तो ये भी अच्छा खासा कमा के दे रहा है आपको, 25% का मार्जिन दही से भी निकल रहा है। तो दही के भी बिजनेस को कंटिन्यू चलने देना चाहिए। और बात रही घी की, तो वहाँ से भी 10% का मार्जिन निकल रहा है, तो इसको भी हमने कंटिन्यू चलने देना चाहिए। तो यानी कि इन शॉर्ट हमें जो बिजनेस के अंदर पनीर को शट डाउन कर देना चाहिए, बाकी सारे बिजनेस में मिल्क पे ज़्यादा फोकस, उसके बाद जो सेकंड फोकस होना चाहिए दही पर, और जो उसके बाद जो थर्ड फोकस होना चाहिए आपका रैंकिंग करूँ अगर प्रॉफिट के बेसिस पर, तो इस तरीके से आपने क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। मतलब कि धंधा चलाना या किसी प्रोडक्ट को चलाना नहीं चलाना ये किस बात पे निर्भर करता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। आप ये मत देखो कि टोटालिटी में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट लॉस को मत देखो। इवन तो मैं आपको यहाँ तक के बोलूँ कि अगर ये मान लो 10,000 फिक्स कॉस्ट ना होते, सॉरी 7,000 फिक्स कॉस्ट ना होते,
10,000 का फिक्स कॉस्ट होता, तो ऐसे कंडीशन में तो 1,000 रुपये लॉस में आ जाते फिर आप, बरोबर 1,000 के लॉस में। मैं बोल रहा हूँ लॉस में जाने के बावजूद भी धंधा करो। क्यों सर? क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट पोटेंशियल है। कहाँ सर, कैसे पता चला प्रॉफिट पोटेंशियल? तो कभी भी प्रॉफिट पोटेंशियल चेक किया जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 करके, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे धंधा करो ना करो वो तो लगना ही है, उससे प्रॉफिट पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ा है। तो हमारा धंधा प्रॉफिटेबल धंधा है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको क्या चेक करना चाहिए? क्वांट्रीब्यूशन, राइट। और क्वांट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए? सेल इनटू 100। तो हमें पता चलेगा कि हमारा धंधा वाकई में प्रॉफिटेबल था या नहीं। यानी अगर मैं टोटलिटी में अगर बात करूं तो मेरा टोटलिटी में कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 9,000, जबकि टोटलिटी में हमारा सेल कितना था? आई थिंक सो 93 ऐसी कुछ था, 93,000। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 93,000 इंटू 100, यानी मेरे धंधे में जो करंट में जो प्रॉफिट पोटेंशियल या जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना परसेंट आ रहा है? 9,000 डिवाइडेड बाई 93,000 इंटू 100 किया तो 9.67 का प्रॉफिट पोटेंशियल है। यानी मेरा धंधा एग्रीगेट वो लॉस वाले बिजनेस को भी कंसीडर करके इतना प्रॉफिट मार्जिन कमा लेता है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ अगर मैं एक डिसीजन लेता कि चलो पनीर के बिजनेस को बंद कर दिया जाए, राइट, किसको बंद करने का डिसीजन लिया जाए? पनीर को अगर मैं बंद कर दूं, पनीर का बिजनेस ही ना करूं, तो मेरा, क्योंकि कभी भी आप ना जनरली कुछ लोग होते हैं जो पैसे को देखकर धंधे में डिसीजन लेते हैं, जो कि सबसे बेकार चीज है। भाई आप कभी पैसे को मत देखो, परसेंटेज में कैलकुलेशंस करो। अब मान लो कोई व्यापारी है जिसने 100 रुपए से धंधा चालू किया और दिन भर में वो 100 रुपए लगाकर कितना कमा रहा है? 200 रुपए कमा रहा है। 100 रुपए लगा के कितना कमा रहा है? 200 रुपए कमा रहा है। आप क्या बोलोगे? बस 100 रुपए का प्रॉफिट। और एक अदानी अंबानी जैसा व्यापारी है जो 100 करोड़ लगा रहा है और उसके बाद 1 करोड़ कमा रहा है। आप सोचेंगे अदानी जैसा बिजनेस सही है, फिर तो अंबानी जैसा सही है, 100 करोड़ लगाओ 1 करोड़ कमाओ पर डे। ठीक है भाई, अदानी का प्रॉफिट या अंबानी का प्रॉफिट 1% का है, वो मात्र 1% कमाता है, जबकि ये जिसने 100 रुपए लगा के 200 कमाया ना, उसका 100% प्रॉफिट मार्जिन है। अगर ये भी 100 करोड़ लगाता तो सीधा 100 करोड़ का कितना बना लेता? ये सीधा 200 करोड़ बना डालता। तो भाई किसका धंधा अच्छा है? ये 100 से 200 बनाने वाले का धंधा अच्छा है या 100 करोड़ से 1 करोड़ बनाने वाले का धंधा अच्छा है? राइट। तो आपको कभी भी धंधे में पैसे को देखकर डिसीजन नहीं लेना है, राइट। किसको लेकर डिसीजन लेना है? आप लोगों ने डिसीजन लेना है परसेंटेज मार्जिन को लेकर। मेरा चिर परिचित और बड़ा पुराना एग्जाम्पल हमेशा से मैं देते आता हूँ। मैं बायजूस और कॉमर्स एकेडमी का एक कंपैरिजन करता हूँ। बायजूस सभी ने नाम सुना है, राइट। तो अभी आप सभी को पता है बायजूस की प्रॉफिट तो है नहीं, बट फिर भी मैं मान लेता हूँ भाई करोड़ों की कंपनी है। और कॉमर्स एकेडमी कहाँ अभी लाखों में ही खेल रही है ना, वो कहाँ बायजूस करोड़ों की कंपनी। तो मैं कहता हूँ बायजूस या चलो उसकी जगह ऑन एकेडमी ले लेते हैं या चलो PW देते हैं। ये सब बड़े जायंट्स है जो मार्केट में अभी ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे। चलो बायजूस तो अभी धीरे धीरे अपने बोलते हैं ना अंतिम सांसें गिन रहा है, वो सिर्फ ऑफलाइन सेंटर ही चला रहा है। ऑनलाइन तो लगभग मोस्टली सेंटर्स उसके बंद हो, ऑफलाइन के मैक्सिमम सेंटर बंद हो चुके हैं, ऑनलाइन भी ऑलमोस्ट वाइंडिंग अप की सिचुएशन पर है। तो इनका मैं एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ। इनका साल भर में जो सेल होता है, सेल मतलब जो फीस वगैरह कलेक्ट होती है, इनको होती है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, मैंने बोला साल भर का इनका जो टोटल रेवेन्यू है लाख रुपए करोड़ का है, करोड़ में है। और इनका प्रॉफिट कितना होता है? तो मैं बोलता हूँ इनको प्रॉफिट हो रहा है करीबन 40 करोड़ का। कितने का? 40 करोड़ का। और कॉमर्स एकेडमी है जिसका साल भरे में जो टर्नओवर होता है वो होता है 25 लाख का, राइट। कितना होता है? 25 लाख। यहाँ करोड़ नहीं लिखा है मैंने, 25 लाख लिखा है सिर्फ। और जो नेट प्रॉफिट जो बनाती है साल भरे में वो लगभग बनाती है 8 लाख का, राइट। कितना? 8 लाख। अब मुझे बताओ PW अनअकैडमी ज़्यादा बेस्ट है या कॉमर्स एकेडमी ज़्यादा बेस्ट है? क्यों बोल रहे हो भाई? ये तो मात्र 8 लाख कमा रही है और ये तो 40 करोड़ कमा रही है। मतलब कितना ज़्यादा कमा रही है PW और अनअकैडमी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अमाउंट में आप डिसीजन मत लेना। ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा किसका चल रहा है? तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा चल रहा है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 8 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 40 करोड़ डिवाइडेड बाई
1,00,000 करोड़ इंटू 100। तो अगर मैं दोनों का प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूं तो 40 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इंटू 100, मतलब ये 0 पॉइंट, इनका प्रॉफिट मार्जिन पता है कितना है? 0.04%। मतलब ये ढंग से आधा परसेंट भी नहीं कमा रहे, जितने का माल बेच रहे हैं ना उसका इनका आधा परसेंट का भी मार्जिन नहीं है, राइट। और कॉमर्स एकेडमी की अगर मैं मार्जिन की बात करूं 8 लाख कमा रहे हैं, जबकि टोटल टर्नओवर आ रहा है तो इनका 32% का मार्जिन है। भाई 64 गुना ज़्यादा कमा रही कॉमर्स एकेडमी, भले ही टोटालिटी में अमाउंट छोटी नज़र आ रही है लेकिन मार्जिन देखो ना, 64 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है कौन? कॉमर्स एकेडमी। तो कभी भी अमाउंट देखकर डिसीजन नहीं लेना है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, एक ए नाम का स्टूडेंट था, उसका स्कोर हुआ कितना? उसका स्कोर हुआ 98, राइट। और बी नाम का बंदा है, उसने 225 स्कोर किया। तो बताओ किसका स्कोर ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है? ये है दो स्कोर मार्क्स है, इसने 98 मार्क्स स्कोर किया और इसने 225 मार्क्स स्कोर किया। तो बोलो दोनों में से टॉपर कौन है? 98 वाला कैसे टॉपर हो गया? 100 में से गिनोगे ना कि टोटल कितनी है सर? अच्छा, ये सवाल होना चाहिए सर, ये टोटल कितने में से लिया है? आप डायरेक्टली सिर्फ ये प्रॉफिट, जैसे आपने सिर्फ ये प्रॉफिट को देखकर डिसीजन ले लेके बोले बायजूस अच्छा है या फिर अन अकेडमी अच्छा। भाई कैसे ले रहे हो आप? टोटल तो देखो। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा था उस हिसाब से तो आपने उस लिहाज से बोलना चाहिए कि बी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि बी नहीं। आप क्या बोल रहे हो सर टोटल मार्क्स कितने थे पहले वो बताओ, ठीक है। तो मैंने टोटल मार्क्स बताया कि ए ने 98 स्कोर किया है 100 मार्क्स में से, जबकि बी ने 1000 मार्क्स में से 225 स्कोर किया है। बोलो कौन ज़्यादा बेस्ट है? कैसे निकाल रहे हो कि ए ज़्यादा बेस्ट है? आपने परसेंट निकाला कि भाई ये 98 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, मतलब ए ने 98% स्कोर किया है। जबकि अगर मैं बात करूं बी की तो 225 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, इसने 22.5% स्कोर किया है। तो किसका परसेंटेज ज़्यादा अच्छा है? ए का ना। तो यहाँ आप टोटल मार्क्स को देखकर डिसीजन ले रहे हो क्या? नो, आप परसेंटेज में आके डिसीजन ले रहे हो ना। तो धंधे में भी वो रूल अप्लाई करो ना, सिर्फ आप अमाउंट या फिगर को देखकर क्यों डिसीजन ले रहे हो? अगर किसी के धंधे में 5 करोड़ का प्रॉफिट नजर आ रहा है तो भाई 5 करोड़ कमाने के लिए उसने 500 करोड़ का लोन भी तो लिया होगा या 500 करोड़ लगाए भी तो होंगे। तो 10% उसके धंधे का मार्जिन है। और अगर आपके बिजनेस ने आपको 25% मार्जिन कमा के दिया तो आप खुश रहो ना, आपके बिजनेस ने ज़्यादा मार्जिन आपको कमा के दिया। मैं तो बोलता हूँ ये जो बड़े बड़े मॉल्स या जो बड़े बड़े ये जो शॉप्स ओपन करके बैठते ना, इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे फेरी वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि फेरी वालों का इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। वो 10 रुपये की चीज़ खरीद के लाएंगे 20 रुपये में बेच देंगे, सीधा 50% का मार्जिन, पैसा भी कम लगा, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। हाँ नो डाउट, टोटलिटी में देखा जाए तो ये दिन भर में 1000 रुपये कमा रहा है और बड़ी शॉप वाला शायद दिन भर में लाख रुपये कमा रहा है। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करो तो लाख रुपए कमाने के लिए उसने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसने 1000 कमाने के लिए लाखों का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, राइट है। करनी पड़ती है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्क भी तो उतना लेना पड़ रहा है। तो इसलिए कभी भी हम डिसीजन सिर्फ अमाउंट के फिगर को देखकर नहीं करेंगे, हम हमेशा डिसीजन लेंगे परसेंट को देखते हुए। तो हमेशा याद रखना, कभी भी प्रॉफिट मेकिंग डिसीजन हम किसके बेसिस पर लेंगे? परसेंटेज के बेसिस पर, कि कौन से बिजनेस के अंदर परसेंटेज कितना जनरेट हुआ है। तो होप प्रॉफिट डिसीजन किस तरीके से लेना, ये बात की क्लैरिटी माइंड में क्लियर हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, सिर्फ और सिर्फ धंधे में प्रॉफिट की वैल्यू को देखकर डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉफिट कितने परसेंट का आ रहा है उस चीज को लेकर क्या करना है, डिसीजन लेना है। जैसे मैं बोलता हूँ आप मेरे पास ना, मैं आपको रिटर्न देने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको 2 इन्वेस्टमेंट प्लान बता रहा हूँ। एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आपको रिटर्न में देने वाला हूँ 100 करोड़ रुपए। कितना रिटर्न दूंगा? 100 करोड़। और एक प्लान है जहां पर मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने वाला हूँ। बोलो आप कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा अच्छा है? जिसमें 100 करोड़ का रिटर्न मिले वो प्लान ज़्यादा अच्छा, या जिसमें 1 करोड़ का रिटर्न मिले वो ज़्यादा प्लान अच्छा? तो जो लोगों को फाइनेंस की थोड़ी सी कम समझ है, ज्ञान नहीं है ना, वो बोलेंगे 100 करोड़ वाला ज़्यादा अच्छा। भैया पहले ये तो समझ ले कि 100 करोड़ रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कितनी है, पहले इन्वेस्टमेंट तो देख। तो मैंने फिर डिमांड किया कि चलो मैं आपको 100 करोड़ का रिटर्न दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको 100 करोड़ का रिटर्न दूंगा। और 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 100 करोड़ ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करो, मैं 1 करोड़ का रिटर्न दूंगा। आप लाख करोड़ इन्वेस्ट करो, मैं आपको 100 करोड़ का रिटर्न दूंगा। तो देखने में तो 100 करोड़ बड़ी अमाउंट दिख रही है, भैया इन्वेस्टमेंट तो लाख करोड़ का करना पड़ रहा है। तो आप ऐसा मत चेक करो कि 100 करोड़ रिटर्न मिल रहा है तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा। भैया ये आपको रिटर्न कितना दे रहा है? 100 डिवाइडेड बाई लाख,
करोड़ इंटू 100, 1 2 1 2, कितना परसेंट का रिटर्न बन रहा है इसमें? 10% भी नहीं, 100 डिवाइडेड बाई लाख इंटू 100, 0.1%, यानी 1% तो छोड़ो, 0.1% का रिटर्न मिल रहा है आपको। जबकि यहाँ पर 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 करोड़ इंटू 100, मतलब कि ये वाले इन्वेस्टमेंट ने आपको 10 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 टाइम ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा कौन सा है? यही है। भले आप 100 करोड़ करके लगा दो 100 बार पैसे, ज़्यादा बन जाएंगे, 1000 करोड़ बन जाएंगे यहाँ उल्टे आपके, बराबर। अगर आपके इतना पैसा है तो यहाँ ना लगाते यहाँ लगा दो ना, यहाँ 100 करोड़ करके लगा दोगे तो यही आपको कितने का रिटर्न मिल जाएगा? 1000 करोड़ का रिटर्न मिल जाएगा। तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा था? ये वाला। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रॉफिट की सिर्फ या अमाउंट की वैल्यूज को देखकर डिसीजन नहीं लेना, ये देखना कि मार्जिन किसमें ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा मार्जिन है वो धंधा बेस्ट है। करेक्ट। चलिए, तो ये थी बात हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट। हम अब नेक्स्ट सेशन जो करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऑफिशियल, ये चैप्टर कैसा है मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज पहले ही कर दूं। ये चैप्टर है कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, राइट। ये चैप्टर क्या है? कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। तो मैं ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूले की शीट है ये आपके साथ क्या करूंगा? शेयर करूंगा। तो एक बार आप सारे फॉर्मूले से एक बार जस्ट राइट डाउन करके आने का, लिख कर आने का। नेक्स्ट क्लास में मैं ये फॉर्मूलेज आप लोगों के साथ क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। तो ये सारे चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, विथ सम फॉर्मूलेज, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके फॉर्मूलेज के ऊपर क्या करेंगे? डिस्कशंस स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस के ऑफिशियली क्वेश्चंस भी लेना शुरू कर देंगे। इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बीईपी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर क्या किया जाए? एंड किया जाए।